Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our lecture today. और लास्ट लेक्चर में हमने पूरा बजट का डिवीजन देखा था कि कैसे बजट डिवाइड होता है रेवेन्यू और कैपिटल में। हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा और ड्रिल डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर होते क्या हैं। कैसे आप बताओगे कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट है, ये एक्सपेंडिचर रिसीप्ट है। तो मैंने आपको बेसिक तो थोड़ा बता ही दिया था कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वो पीरियोडिक होती है और टेम्पररी होती है ना। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी। अब थोड़ा और ड्रिल डाउन करते हैं इसमें, ठीक है, कि रेवेन्यू रिसीप्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो देखो, रिसिप्ट पहली बात क्या होता है, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड अ रिसिप्ट। रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास जरूरी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या होती है, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड अ रिसिप्ट। पहली बात तो ये, ठीक है। अब रेवेन्यू का क्या मतलब है कि भाई ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ऐसा पैसा, ऐसा मनी जो गवर्नमेंट के पास आ तो रहा है, ठीक है, बट उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसीप्ट। अब मैंने आपको लाइबिलिटी और एसेट का कंसेप्ट पहले समझा रखा है पिछले लेक्चर में कि लाइबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है बट वो पैसा है ना, उससे कुछ ना लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट हो रही है, मतलब गवर्नमेंट को ना उसको वापस करना है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। एसेट मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई एसेट को बेच कर वो पैसा ला रही है, ठीक है। ना ही कोई एसेट उनका रिड्यूस हो रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। उसके अलावा जिस भी सोर्स से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास दैट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ वे which neither creates a liability nor reduces an asset of the government, these are called revenue received. The ones which do create liability and reduce asset that are called capital receipts, ठीक है। तो रिसीप्ट में हमने देखा था कि दो होती है, एक रेवेन्यू होती है, ठीक है, और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है। तो दोनों में ही पैसा आता है, ठीक है, दोनों में ही गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, दोनों ही केसेस में आ रहा है, ठीक है। बट कैपिटल रिसीप्ट जो होती हैं उनमें क्या आता है, उनमें जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है उससे गवर्नमेंट का एक लाइबिलिटी क्रिएट होता है। पहली बात, एक लाइबिलिटी क्रिएट होता है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो या फिर कोई एसेट गवर्नमेंट का रिड्यूस हो रहा हो, ठीक है, कोई एसेट गवर्नमेंट का रिड्यूस हो रहा हो, उससे जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट। और इसके अलावा जितना भी पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है दैट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। दैट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। तो समझ में आया, फिर से मैं बता देता हूँ। कोई भी पैसा गवर्नमेंट के पास, कोई भी पैसा गवर्नमेंट के पास अगर इस सोर्स से आ रहा है जिससे गवर्नमेंट का एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है या फिर गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पीछे चलते हैं। हमने क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसमें एक डेट होता है और एक नॉन डेट होता है। डेट मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा था, है ना। डेट मतलब तो यही होता है ना, आपने लोन लिया है, लोन लिया मतलब आपको वो चीज़ वापस करनी पड़ेगी, है ना। तो वो होता है डेट रिसिप्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैपिटल रिसिप्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना। गवर्नमेंट ने अगर बाहर से लोन लिया है तो उसको वापस भी करना है। वो लोन एक लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को वो चीज़ वापस करनी है। तो इसमें एक लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, ठीक है, इस डेट रिसीप्ट में। और नॉन डेट रिसीप्ट में क्या हो रहा है, आप अपना एसेट बेच रहे हो, जो भी एयर इंडिया है, बीपीसीएल है, ये सब गवर्नमेंट का एसेट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है, राइट। इसको अगर आप बेच दोगे तो आप अपना क्या कर रहे हो, आप अपना एसेट को रिड्यूस कर रहे हो, राइट, है ना, समझ में आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन डेट रिसीट। लोन जो दे रखे हैं आपने, लोन भी एक एसेट है। क्यों लोन एक एसेट है, जो आपने लोन दे रखे हैं वो आपका एसेट क्यों है, क्योंकि उससे आपको इनकम जनरेट हो रहा है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी इंटरेस्ट ये लोग गवर्नमेंट जो भी जिसको भी आपने लोन दे रखा है उससे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो उससे आपका इनकम आ रहा है। इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, राइट। तो वो एक एसेट है। हमें देखा था ना एसेट का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रही हो, राइट, वो होता है एसेट। जो आपने लोन दे रखा है उससे आपको इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, उससे आप वेल्थ जनरेट कर रहे हो, इंटरेस्ट एक पार्ट ऑफ वेल्थ है, राइट। तो वो क्या हो गया, वो एक एसेट हो गया। जब आप लोन वो रिकवर कर लेते हो तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है इंटरेस्ट पे आउट करने के लिए, मतलब आप इंटरेस्ट, अब आपको इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, आपको तो लोन पूरा मिल गया है वापस, है ना। तो वो आपने इंटरेस्ट एसेट को रिड्यूस कर दिया। तो समझ में आया कि कोई भी ऐसा रिसीप्ट जो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हो या फिर कोई एक एसेट रिड्यूस कर रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट का,
उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट। ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी चीज़ होती है, इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर पैसा आ रहा है तो दैट कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? कि रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ वे, अगर कोई लाइबिलिटी ना क्रिएट हो रहा और अगर कोई एसेट भी ना रिड्यूस हो रहा हो, और अगर लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है और एसेट रिड्यूस हो रहा है और उससे पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, तो दिस इज अ एग्जाम्पल। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने देखा था कि क्या एक्सपेंडिचर थे रेवेन्यू में, क्या थे एक्सपेंडिचर, चलो पीछे चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या थे, हम जो इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं अपने लोन्स पे, जो ग्रांट्स दे रहे हैं, जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो सैलरीज एंड पेंशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, वही तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, जो भी ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट करती है, जो डे टू डे फंक्शनिंग में गवर्नमेंट का यूज़ होता है। अब भाई सैलरीज जो हैं वो डे टू डे पे कर रहे हो आप, मंथली पे कर रहे हो, है ना, रेगुलरली पे कर रहे हो। डिफेंस पे खर्चा भी रेगुलरली होता है, आज ये खरीदना है कल वो खरीदना है, ठीक है, तो ये भी रेगुलर पे आउट है। तो ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस सर्विसेज, है ना, वेरियस सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। वही जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो भी आप ग्रांट्स दे रहे हो स्टेट को वो आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो आपने लोन ले रखा है उसकी जगह अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो लोन ले रखा है उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करो, दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी आप डिफेंस पे खर्चा कर रहे हो, जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग पे खर्चा कर रहे हो, दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सब किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब एक और चीज़ होती है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो कि अब भी स्क्रैप हो चुका है। प्लानिंग होती थी पहले, 5 साल का प्लान बनता था पूरा, है ना, 5 ईयर प्लान बनता था। उस 5 ईयर प्लान में जो खर्चा आता था, जो खर्चा एस्टिमेटेड होता था, उसको हम बोलते थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब ये स्क्रैप हो चुका है। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब देखो गवर्नमेंट का टेन्योर होता है 5 साल का, ठीक है, तो 5 साल में गवर्नमेंट का कुछ प्लान होता है कि भाई हम इतना खर्चा करेंगे, तो वो आता है प्लान एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब कुछ होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ऐसा थोड़ी हर कुछ जो भी चीज़ चल रही है वो प्लान के हिसाब से चले, कभी कभार हो सकता है प्लान चेंज हो जाए। तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज पे खर्चा। आज आपको मान लो चाइना ने अटैक कर दिया, तो आपको हाईली एफिशिएंट और हाई टेक ये चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो उस पर जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि उनको पता थोड़ी था चाइना अटैक करेगा, राइट। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गए, डिफेंस सर्विसेज हो गई, सब्सिडीज़ हो गए, है ना, सैलरीज एंड पेंशन हो गई, ये सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ये प्लानिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब हो गए नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे देखो कैपिटल रिसीप्ट का जस्ट उल्टा होता है। कैपिटल रिसीप्ट में क्या था, हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे थे और एसेट को रिड्यूस कर रहे थे, है ना, यही हम कर रहे थे कि लाइबिलिटी बढ़ा रहे थे, एसेट रिड्यूस कर रहे थे, इससे जो पैसा आ रहा था दैट वॉज कॉल्ड अ कैपिटल रिसीप्ट। इसका उल्टा क्या होगा, आप एसेट क्रिएट कर रहे हो और लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, है ना, यही तो होगा। ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, ठीक है। अगर आप लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, एसेट को बढ़ा रहे हो, ठीक है, उसमें अगर खर्चा कर रहे हो आप, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, जैसे मैं आपको बता रहा था, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे आप लैंड पे खर्चा कर रहे हो, आप रोड्स बनाने में खर्चा कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट जो कोई कंपनी है उसका मैनेजमेंट कंट्रोल ले लिया आपने, वो कंपनी 50% से ऊपर आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोन्स आपने रिकवर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप पी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सॉरी पी का डिसइन्वेस्टमेंट तो रिसीप्ट में आ गया, ठीक है, आप कोई मैनेजमेंट कंट्रोल खरीद रहे हो, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, अब देखो इतना आयरनी है, अभी हम आगे देखेंगे, डिफेंस बजट इतना बड़ा है, ठीक है, और हम कोरोना में बोल रहे थे लोगों को कि आप बचाइए, आप हेल्थ केयर पे इतना कम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरे इंडिया को वो बचा पाएंगे, तो दैट इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट टू मेक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी इस वाले बजट में कि 137% जो है अपना हेल्थ बजट को बढ़ा दिया, ठीक है, इसी सिनेरियो को देखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद नए बजट में नए बजट में हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि जो रेवेन्यू है, कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल सेंट्रल रेवेन्यू और जो सेंट्रल एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे जाता है और कहाँ से आता है। तो हम इन शॉर्ट क्या डिस्कस करेंगे, हम इन शॉर्ट इसमें ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है, ठीक है, और गवर्नमेंट का पैसा जाता कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम 1 रुपये की बात करें, मान लो हमने इसको डिवाइड कर दिया परसेंटेज वाइज, ठीक है, जस्ट टू एनालाइज इट बेटर। ठीक है, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास पैसा जाता कहाँ पे है। ठीक है, तो हम ये देखें, तो गवर्नमेंट के पास जितना भी रिसीप्ट आता है, जितना भी पैसा आता है,
वो सबसे ज़्यादा कहाँ से इस बार पिछले वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कहाँ से आया, बोरोइंग से, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट आपने देखा होगा 9 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 9.2 9.3% है, ठीक है। अब इतना बड़ा जो फिजिकल डेफिसिट है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? उनके कंपनीज आपने बंद कर दी हैं, लॉकडाउन आपने लगा दिया, आपके पास कॉर्पोरेशन टैक्स आ नहीं रहा है, आपके पास इनकम टैक्स आ नहीं रहा है क्योंकि उसका आपने डेट एक्सटेंड करके दिसंबर कर दिया है ना। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट नेचुरली सबसे ज़्यादा बोरो करेगी बाहर से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करेगी, वहाँ से बोरो करेगी, तो लोग वहाँ पे पैसा डालेंगे तो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये नेचुरल है कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के पास पिछले 1 साल में पैसा आया है दैट केम फ्रॉम बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, ठीक है। जितना भी नेट बोरोइंग्स था वो बहुत ज़्यादा था गवर्नमेंट का, ठीक है। तभी फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का है वो शूट अप कर गया है, ठीक है। तो 36 पैसे के आसपास जो है वो सबसे ज़्यादा, ये आपको याद नहीं रखना है कितना पैसा कितना है, बट आपको बस ये याद रखना है पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे बोरोइंग्स है, सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया है, बोरोइंग से। दूसरे नंबर पे कौन सा है, जीएसटी। दूसरे नंबर पे जीएसटी है, सबसे ज़्यादा बोरोइंग से आया है, फिर जीएसटी से आया है, फिर हम देखें तो इनकम टैक्स आया है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स आया है। बस ये पहले 4-5 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर आपका एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, ठीक है। तो पहले 4 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ऑर्डर में, कि सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया है, बोरोइंग से। फिर कहाँ से आया है, फिर जीएसटी से आया है, फिर कहाँ से आया है, इनकम टैक्स से आया है, फिर चौथे नंबर पे है क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स, फिर आपका एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है। तो इतना याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप याद रख सकते हो। ये आप याद रखो कि बोरोइंग से सबसे ज़्यादा पैसा आया है, नेट मार्केट बोरोइंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर जीएसटी से आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा गया कहाँ है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्चा किया कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने कहाँ खर्चा किया है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। इंटरेस्ट पेमेंट्स मतलब जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिए, जो भी ये बोरोइंग्स ली हैं या फिर जो पहले के लोन्स पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास, वो उस पर आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा आप रिलेट कर सकते हो इससे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट पैसा जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया है वो बोरोइंग से आया है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, जिसमें लोन्स भी हैं, ठीक है। जो लोन्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो पैसा रेज किया है, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा पैसा आया है। तो सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा भी कहाँ, इसके इंटरेस्ट पे आउट में सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा। जो भी बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज़ आपने लिया है उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा भी कहाँ, आपके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जाएगा। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझ के एनालाइज करोगे तो आपको खुद ही चीज़ें रिलेट होने लगेंगी कि भाई गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पैसा लिया है बोरोइंग से, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा कहाँ, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। उसका जो भी आपने लिया है, जो भी आपने बोरो किया है और जो पहले से था आपके पास लोन, उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। तो अब देखो जीएसटी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास आया है, ठीक है, जीएसटी सबसे ज़्यादा आया है गवर्नमेंट के पास। अब जीएसटी में तो स्टेट का भी पार्ट होता है ना। जब भी आप जीएसटी लेते हो उसमें सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है ना, तो उसमें स्टेट का भी पार्ट है। अब जब बोरिंग सबसे ऊपर थी और उसमें इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा गया है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जीएसटी है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास दूसरे नंबर पे जीएसटी आया है, ठीक है। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे मतलब आपने पे आउट किया होगा, है ना। तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। ये सब रिलेट हो रहा है, देखो इंटरेस्ट पेमेंट्स इससे रिलेटेड है, ठीक है, बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज से। और ये जो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ है वो जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे हुआ है, तो आपने पे आउट भी स्टेट्स को सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे किया है, ठीक है। स्टेट्स टैक्सेस ऑफ स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ये आया सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या आया, अब तीसरे नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद कर लो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं वो तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया, उसके बाद आपका अदर ट्रांसफर्स आए हैं। तो पहले 3 इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है वो गया सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स में गया है। फिर दूसरे नंबर पे स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कहाँ पे गया है, उसके बाद आपका यहाँ पे गया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। अब देखो ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये नंबर्स में है, ये नंबर्स आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको क्या एनालाइज करना है, इससे हम क्या चीज़ ले सकते हैं। तो हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। अब देखो हमने पीछे देखा था कि हमने पीछे क्या देखा था, ये अच्छा ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हम एक्सपेंडिचर का बात करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब ये वाला पार्ट। अब इसमें हमने देखा था कि इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट क्या सबसे ज़्यादा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स कहाँ हैं, कहाँ इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके कहाँ चले गए यार, ये रहा, ठीक है। ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने दिया है, कितना है 809701। अब आप अगर ये सारे नंबर्स देखोगे ना तो इसमें सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। जो हमने पीछे देखा था कि ये 20 पैसा जो है, ये 20 पैसा जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पे आउट हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या था, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। देखते हैं क्या है, ट्रांसफर टू स्टेट्स कितना हुआ है 293, ये सेकंड नंबर पे है। देखो
ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा अमाउंट है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर टू स्टेट्स है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सब नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें हम आपको नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक वेरिफिकेशन है कि क्या एक्चुअली में वो चीज़ सही थी। और हाँ, ये हमको पता चला कि ये सही थी कि इंटरेस्ट पेमेंट एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र टू स्टेट्स हुआ है। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, और हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि देखो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें सबसे कम पैसा गया है, बहुत ही कम पैसा नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे हो रहा है। एजुकेशन पे बहुत कम पैसा है दिया गया है, आप एजुकेशन को बढ़ाने का कोशिश नहीं कर रहे हो। आप हेल्थ पे बहुत कम खर्चा कर रहे हो, ये देखो 74 है जस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत कम खर्चा हो रहा है। सोशल वेलफेयर पे कम खर्चा हो रहा है, 48,000 करोड़ ही है लगभग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे कम खर्चा हो रहा है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करी है। अब देखो डिफेंस में इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, 3,47,000 आपने डिफेंस पे खर्चा कर दिया। इसको अगर आप हेल्थ और आप अगर हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करोगे तो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इंडिया में, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें से एनालाइज करनी है, ठीक है। ये हमने एनालाइज कर दिया। अब हम पूरा एज अ बजट ग्लांस पे देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस चीज़ में ना ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो हमारे रिसीप्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं और कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, उसमें ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन है, दीज वर एक्चुअल्स ऑफ 1920, ठीक है। अब हमको एस्टिमेट्स का मतलब नहीं है, हमको एस्टिमेट से लेना देना नहीं है। ये जो बजट एस्टिमेट है उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट आ गया है, ठीक है। दिस इज़ अ रिवाइज एस्टिमेट, दिस इज़ एक्चुअल 1920 वाला, और ये बजट एस्टिमेट है जो आने वाले साल का है, ठीक है। तो अगर हम देखें रेवेन्यू रिसीव्स जो हैं, दे वर एक्सपेक्टेड टू गो अप, ठीक है। बट एक्चुअली में कोरोना वायरस आने की वजह से क्या हुआ, ये ऊपर नहीं गई, ये नीचे चली गई, ठीक है। तो ये नीचे चली गई और फिर आगे एक्सपेक्टेड है कि ये हमारी रेवेन्यू रिसीव्स बढ़ेंगी, क्योंकि लॉकडाउन्स खुले हैं, इकोनॉमी लाइन पे आ रही है ना। तो ये सब बढ़ने का एस्टिमेटेड है। तो देखो एक मिनट, सॉरी ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। अब देखो इसमें अपन कलर चेंज कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब देखो ये पहले ऐसे बढ़ने वाला था, ठीक है, बट कोरोना वायरस आया तो क्या हुआ, ये डिक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया, और अब एस्टिमेटेड क्या है कि ये बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो ट्रेंड कैसा है इसका, पहले डिक्रीज़ हुआ है और फिर बढ़ेगा, ठीक है। ये ट्रेंड है रेवेन्यू रिसीप्ट का। कैपिटल में अगर हम देखें, कैपिटल में क्या था, कैपिटल में भी था कि ये बढ़ेगा और एक्चुअल में बढ़ा भी है। देखो यहाँ बढ़ा है, फिर अब आगे आने वाले साल में क्या क्या एस्टिमेट है, ये डिक्रीज़ होगा। तो कैपिटल जो रिसीप्ट्स हैं उसका कैसा ट्रेंड है, पहले इंक्रीज़ हुआ और फिर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कोई भी चीज़ स्टडी नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट जो है पहले डिक्रीज़ हुई फिर बढ़ेंगी, कैपिटल रिसीप्ट जो है वो पहले बढ़ेंगी फिर डिक्रीज़ होंगी, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर में भी देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है दैट वाज एक्सपेक्टेड टू गो अप, और ये गया भी है ऊपर, ठीक है, ये गया भी है ऊपर, बट नेक्स्ट आने वाले साल में इट विल डिक्रीज बाय सम अमाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का अगर हम बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो पहले इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, पहले इंक्रीज़ हुआ है, अब थोड़ा सा डिक्रीज़ होने वाला है आगे आने वाले साल में, ठीक है, ये हुआ। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है। तो ये ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं कि ये भाई रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके ट्रेंड्स हैं इसमें कि रेवेन्यू रिसीट पहले डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल रिसीट पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो पहले इंक्रीज़ हुआ अब डिक्रीज़ होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कोई चीज़ इसमें आपको दिख रहा है कि ये स्टडी नहीं है, जिगजैग है, एक्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफिसिट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, तो फिजिकल डेफिसिट, अब देखो डेफिसिट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, तो ये है हमारा एस्टीमेट जो 1920 में इन्होंने जब बजट आया था तो एस्टीमेट किया था कि हमारा सब चीज़ डिक्रीज़ होगा, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो डिक्रीज़ होगा, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो डिक्रीज़ होगा, जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो डिक्रीज़ होगा, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो डिक्रीज़ होगा। बट क्या हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना आने की वजह से क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो एस्टिमेटेड थी वो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो जो एक्चुअल में हुआ वो क्या हुआ, बढ़ गया, सारा जो डेफिसिट है वो बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बोरो किया बाहर से, है ना। तो सारी डेफिसिट सारे ट्रेंड्स टूट गए, ठीक है। तो देखो ये जो था फिजिकल डेफिसिट वो 9% के आसपास है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट भी आपका 6-7% टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बढ़ गया। तो हमको मतलब किससे है, हमको मतलब है कि एक्चुअली में कितना हुआ है। देखो अब फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है, सारे डेफिसिट का ट्रेंड्स ऐसे ही है, सारे डेफिसिट बढ़े हैं लास्ट 1 ईयर में, ये देखो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, सारे डेफिसिट बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाले साल में सिंस चीज़ें खुलने वाली हैं और आपका रेवेन्यू फ्लो इन होगा, तो ये सारे डेफिसिट डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे डेफिसिट ट्रेंड कैसा है, पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, आने वाले साल में डिक्रीज़ होगा और पिछले
पिछले जो साल चला गया उसमें इंक्रीज़ होगा। और कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है, तो ये भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट आने वाले साल में बजट में एस्टिमेटेड है कि 6.8% हो जाएगा ऑफ द जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 5.8% 5.1% हो जाएगा सॉरी, और प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना हो जाएगा 3.1%। ठीक है, तो लगभग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट अगर आपसे पूछे कि आगे आने वाले साल में कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे 6.8% होने वाला है। और ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड पहले इंक्रीज़ हुआ था फिर अभी डिक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।